कभी सोचा है कि जिस देश में गंगा, यमुना जैसी नदियां बहती हैं, जहां हर साल जबरदस्त मानसून आता है, वो देश एक भयानक जल संकट से जूझ रहा है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम भारत के इसी सबसे बड़े विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इन दो आंकड़ों से शुरू करते हैं। दुनिया की 17% से ज्यादा आबादी भारत में रहती है, लेकिन हमारे हिस्से में दुनिया का सिर्फ 4% साफ पानी है। सोचकर देखिए, अगर 17 लोगों को बस 4 गिलास पानी से गुजारा करना पड़े तो क्या होगा? बस यही असंतुलन इस पूरी कहानी की जड़ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों वाले देश में, जहां दुनिया का सबसे जबरदस्त मानसून आता है, वहां पानी की किल्लत कैसे हो सकती है? क्या हम अपनी ही सबसे कीमती दौलत को बर्बाद कर रहे हैं? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं भारत के इस वाटर पैराडॉक्स को, मतलब जल विरोधाभास को। क्योंकि कागज पर तो हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है। हर साल भारत को लगभग 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी मिलता है। अब यह नंबर इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यूं समझिए, ये इतना पानी है कि इससे पूरे देश में 1 मीटर गहरी झील बन सकती है। तो हां, पानी तो भरपूर है, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस बेशुमार पानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही हम असल में इस्तेमाल कर पाते हैं। तो सवाल यह है कि बाकी का पानी आखिर जाता कहां है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए अब ये देखते हैं कि पानी के सोर्स क्या-क्या हैं। भारत में पानी मुख्य रूप से 2 स्रोतों पर निर्भर करता है। पहला सोर्स है सतही जल, यानी वो पानी जो हमें अपनी आंखों से दिखता है। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देश की जीवन रेखाएं हैं, हमारी नदियां। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सिर्फ नदियां नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की नसें हैं, जो देश के एक बहुत बड़े हिस्से को सींचती हैं। अब जरा इस चार्ट पर गौर कीजिए। ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। देखिए, हमारी नदियों में पानी तो करीब 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, लेकिन कई वजहों से हम उसमें से सिर्फ 1122 क्यूबिक किलोमीटर ही इस्तेमाल कर पाते हैं। मतलब हर 10 में से लगभग 4 ग्लास पानी हमारी पहुंच से ही बाहर है। और दूसरा सोर्स है भूजल, यानी ग्राउंड वाटर। ये जमीन के नीचे छिपा हुआ एक अदृश्य खजाना है। ये पानी चट्टानों और मिट्टी की परतों के बीच जमा होता है। भारत के पास लगभग 432 क्यूबिक किलोमीटर ऐसा भूजल है जो हर साल बारिश से रिचार्ज हो सकता है, और ये हमारी पानी की ज़रूरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम ये तो जान गए कि पानी आता कहाँ से है, पर सवाल ये है कि ये जाता कहाँ है। इतना सारा पानी आखिर इस्तेमाल कौन करता है? इसका जवाब आपको शायद चौंका दे। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। देश का लगभग 90% पानी सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर में जाता है, कृषि। जी हां, 90%। इसका मतलब है कि हर 10 ग्लास पानी में से 9 ग्लास हमारे खेतों में जाता है। घरों में करीब 7% और इंडस्ट्री में सिर्फ 3%। एक ज़बरदस्त आंकड़ा है, और यही वो नंबर है जो भारत की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों को गहराई से प्रभावित करता है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि हमारी खेती इतनी प्यासी क्यों है? सिंचाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है? क्या हम अपना खाना उगाने के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा रहे हैं? इसका जवाब छिपा है हमारी हरित क्रांति की सफलता में। 1960 के दशक में हमने भूख से लड़ने के लिए एक क्रांति शुरू की, जिसमें ज्यादा पैदावार देने वाली फसलों को अपनाया गया। अब सोचिए, ये फसलें एक एथलीट की तरह हैं। ज्यादा नतीजा देने के लिए उन्हें ज्यादा एनर्जी, यानी ज्यादा पानी चाहिए। इससे देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर तो बन गया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 85% खेती पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर है, जिससे जमीन के नीचे का पानी बेतहाशा निकाला गया है। और यहीं से हमारी कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। सप्लाई और डिमांड का ये असंतुलन हमें एक बहुत गहरे जल संकट की तरफ ले जा रहा है। और जब मांग सप्लाई से कहीं ज्यादा हो जाती है तो उसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। ये आज भारत की कुछ सबसे बड़ी जल चुनौतियां हैं। हमारे कुएं सूख रहे हैं, हमारी नदियां जहरीली हो रही हैं, और हमारी उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर हो रही है। ये एक ऐसी समस्या है जिसके कई पहलू हैं। ये तस्वीर इस संकट की गंभीरता को साफ साफ दिखाती है। हमारी पवित्र मानी जाने वाली नदियां गंगा और यमुना आज फैक्ट्रियों के कचरे और शहरों की गंदगी से भरी पड़ी हैं। आज ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती हैं।
और ये एक बेहद चौंकाने वाला सच है कि दिल्ली और इटावा के बीच यमुना का हिस्सा इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि उसे कई जगहों पर बायोलॉजिकली डेड यानी जैविक रूप से मृत कहा जाता है। इसका मतलब है कि वहां अब जीवन पनप ही नहीं सकता। ये हमारे शहरों और इंडस्ट्री से हुए नुकसान का एक जीता जागता सबूत है। भूजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल सिर्फ पानी की कमी ही नहीं पैदा करता, ये जमीन के नीचे छुपे जहरीले तत्वों को भी हमारे पीने के पानी में घोल देता है। राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है, जो हड्डियों को कमजोर करता है, तो वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार में आर्सेनिक, जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की वजह बन सकता है। तो क्या अब हार मान लेनी चाहिए? क्या हालात इतने खराब हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी और उम्मीद भरे हिस्से पर, समाधान। क्या भारत इस संकट से उभर सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल उभर सकता है। इसका जवाब एक 3 तरफा रणनीति में छिपा है। पहला, वाटरशेड मैनेजमेंट, यानी हम पूरे नदी बेसिन को एक इकाई मानकर काम करें। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को बह जाने देने के बजाय उसे इकट्ठा करें। और तीसरा, वाटर रिसाइकलिंग, यानी इस्तेमाल किए हुए पानी को साफ करके दोबारा काम में लाएं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, जमीन पर सचमुच चमत्कार हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर राजस्थान में अरवरी पानी संसद के जरिए लोगों ने मिलकर एक सूखी नदी को फिर से जिंदा कर दिया है। केंद्र सरकार की हरियाली परियोजना से लेकर आंध्र प्रदेश के नीरू-मीरू तक पूरे देश में आम लोग पानी बचाने के लिए आगे आ रहे हैं और सरकारी स्तर पर भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये एक शानदार उदाहरण है। तमिलनाडु ने हर बिल्डिंग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कानूनी तौर पर जरूरी बना दिया है और इसका असर देखिए, सिर्फ इस एक कानून की वजह से चेन्नई के भूजल स्तर में 50% तक का इजाफा हुआ है। ये दिखाता है कि एक सही नीति कितने बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी कोशिशें साबित करती हैं कि अगर सही नीतियां, आधुनिक तकनीक और लोगों की भागीदारी एक साथ मिल जाएं, तो हम इस संकट को एक अवसर में बदल सकते हैं। एक सुरक्षित और टिकाऊ जल भविष्य बनाना पूरी तरह मुमकिन है। आखिर में भारत का जल भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम सब मिलकर पानी की हर एक बूंद को कितनी अहमियत देते हैं। सवाल यह है कि इस अनमोल संसाधन को बचाने के लिए हम व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर क्या कदम उठाने को तैयार हैं। अगली बार जब कोई नल खोले तो क्या उसे उस पानी की असली कीमत याद रहेगी?